हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस देखे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए। उसके बाद हमने एक टॉपिक कवर किया था जो कि था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये तो दो छोटे टॉपिक्स थे और अब हमारे पास एक मेजर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और हर एग्जामिनेशन चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर टॉपिक जो इस यूनिट का जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा एक और है गॉस थ्योरम। तो हम पहले तो इन दोनों को एक एक करके कवर करेंगे। इफ सपोज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम बचता है तो मैं गॉस थ्योरम की डेफिनेशन भी दूंगी, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा एक और सजेशन है कि अगर किसी को भी इन दो टॉपिक्स में इनको समझने में ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है या हमें फील नहीं आ रही है, ठीक है, तो साथ ही साथ इसको कर लेना, नहीं तो फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपस में इतने कंफ्यूजिंग है कि पेपर में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और हम डेफिनेशन गॉस थ्योरम की लिखाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम करके क्या आए हैं। ठीक है गाइस, तो देखो, तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे हम। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस held inside an electric field is the total number of electric field lines of force crossing the surface normally। तो मैंने एक जनरल सी डेफिनेशन बताई है अभी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। आई नो ये डेफिनेशन किसी को समझ में नहीं आई होगी, पर मैं एक बार फिर से डेफिनेशन से तुम्हें जो समझ में आता है थोड़ा कोशिश करो कि तुम डेफिनेशन को समझ पाओ। तो ये तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखी है डेफिनेशन की। Basically, it is defined as the total number of electric field lines of force. Total number of electric field lines of force crossing any surface normally. तो मेरे पास अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, और इस सरफेस में अब ये जो सरफेस है ये मैंने नॉर्मली नहीं रखा है। देखो, ये सरफेस किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। मैं चाहती तो ये सरफेस ऐसे रख देती, पर मैंने इस सरफेस को कुछ ऐसे रखा है, राइट, ठीक है। तो इस सरफेस में से जो मेरा हैंड दिख रहा है तुम लोग को, इस सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, और इसके साथ एक और पॉइंट जोड़ा है जो कि नॉर्मल होंगी टू द सरफेस। अगर सरफेस ऐसे रखा है, राइट, ये देखो, ये कुछ ऐसे मैं रख देती हूँ, सरफेस ऐसे रखा है, तो जो ये पेन है ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो इस डायरेक्शन में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो जो होगा ये फ्लक्स के बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगी। और माइंडेड इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, ठीक है। अब इसके डायग्राम से इसको वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत समझा ही दिया, बट फिर भी अगर मेरे पास एक सरफेस है जो कि ऐसे पड़ा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसके सपोज करो इस डायरेक्शन में, सरफेस तो ऐसे है, सरफेस तो ऐसे है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके नॉर्मली नहीं है, किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। देखो मैंने ये डिनोट भी किया है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। अगर ये सरफेस ऐसे है तो इसका एक्सिस तो ऐसे होने वाला है, ठीक है। एक्सिस मतलब इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, के नॉर्मल परपेंडिकुलर नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करूँ वो ऐसे होने वाला है। इससे थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसी। तो मुझे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए जो कि इसके नॉर्मल हो, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करने वाली हैं। अब ये तो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड की बात हो गई। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स में तोड़ दूं सपोज, तो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल, हमें पता है। अब ये सिंस थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो ये इसका जो देखो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो जो इसके नॉर्मली सरफेस पे होगा ये होगा ई कॉस थीटा,
ठीक है ना, थीटा एंगल है तो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल हमें पता है ई कॉस थीटा है, और ये जो इसके वर्टिकली एक कंपोनेंट होगा वो शायद ई साइन थीटा होगा। पर तुम देख पा रहे हो यार, जो ई साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो इस सरफेस के ऊपर लाई करेगा, मतलब इस सरफेस के पैरेलल होगा। ठीक है ना, तुम देख पा रहे हो कि सरफेस भी ऐसे है ना, सरफेस ऐसे है, और जो ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी के प्लेन में होगा वो। लेकिन जो ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो इसके नॉर्मल है सरफेस के, या यूं कहूं कि जो हमें पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, एक सरफेस है, अगर कोई सपोज अगर मेरे पास कोई सरफेस है तो इसके नॉर्मल जो होता है एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस का। तो ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल ई कॉस थीटा है और इसी के नॉर्मल इसका एरिया वेक्टर है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अगर हमें नहीं समझ में आता तो हमें ऐसा कंपोनेंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि उसके एरिया वेक्टर के ही पैरेलल हो या फिर उसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करने वाली हैं। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो क्या है, उसका डेरिवेशन ये है कि पहली बात हम सपोज कर लेते हैं कि वैसे तो एक सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात होनी है, पर अभी हम सपोज करते हैं मेरे पास छोटा सा सरफेस, इसी सरफेस में से एक छोटा ds सरफेस मैंने लिया है और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ई कॉस थीटा लिया है। अब मैं ई कॉस थीटा को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बता दिया कि ई कॉस थीटा ही क्यों लिया, ई साइन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो उसके पैरेलल कंपोनेंट पड़ जाएगा सरफेस के, लेकिन हमें तो इसके नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए। तो बेसिकली मैंने ई कॉस थीटा एलिमेंट लिया। ठीक है, इसके साथ मैंने डाला है ds। हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस, मतलब सरफेस का भी रोल है, तो ds साथ में मल्टीप्लीकेशन में ई कॉस थीटा साथ में ds, यही है हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी मैंने d लिखा है मतलब कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, अब मुझे तो चाहिए पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट का क्या मतलब है, सम करना पड़ेगा। किसका सम करूं, अब देखो यहाँ ds मैंने एलिमेंट लिया था, लेकिन मुझे इस पूरे सरफेस के लिए चाहिए, तो मतलब मुझे इस ds को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, अगर इस ds में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं इंटीग्रेट कर दूं ओवर द सरफेस s के लिए, ये पूरा सरफेस जो है s है, तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई आ जाएगा। ठीक है, जो कि अभी अननोन है। मैंने क्या किया, इसको मैंने ई ds कॉस थीटा लिख लिया। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज किया, और हमें पता ही है कि जो कॉस थीटा होता है, दो कंपोनेंट्स हैं साथ, मतलब दो क्वांटिटीज हैं, तो ये जो है डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। तो ई डॉट ds मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, ई ds कॉस थीटा, तो किसके किसके बीच में एंगल है, अब ये देखो, ये बेसिकली ई के बीच का एंगल है और ds के बीच का एंगल है, यही बात है ना। तो ds जो है, अच्छा अब ds और ई के बीच के एंगल का मतलब क्या है, तो यार इस ds और इसके बीच के एंगल का ये मतलब है कि ई तो हमें दिखाई दे रहा है कि ई एक थीटा एंगल पे लाई करता था, उसको हमने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, पर ds इज डिनोटिंग द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। ठीक है, एरिया वेक्टर, अब सरफेस कुछ ऐसे एंगल पे पड़ा है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा। ठीक है ना, अब इसके परपेंडिकुलर होगा तो ई ds कॉस थीटा, मतलब ds इज डिनोटिंग इट्स एरिया वेक्टर और साथ में कॉस थीटा है। इफ सपोज अब तुम्हें डाउट आए कि यार ये एरिया वेक्टर को क्यों डिनोट कर रहा है, अगर हम सरफेस के बीच में और ई के बीच का एंगल ले लें तो क्या फर्क पड़ रहा है। अब मैं ये भी कह रही हूं कि जो सरफेस के जो होना चाहिए नॉर्मली होना चाहिए। ठीक है ना, सरफेस के नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना है। अगर सरफेस के नॉर्मली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लूंगी तो सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल हो गया, 90, और ds अगर सरफेस को डिनोट कर रहा होता तो इन दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल हो गया होता, और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि cos 90 वी नो दैट इट इज 0। तो ds बेसिकली इट इज डिनोटिंग कि एरिया वेक्टर है, ये सरफेस का एरिया वेक्टर। देखो मैंने इसका डायरेक्शन भी दिखाया जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। तो आई गेस ये तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, ई ds cos थीटा क्यों लिखा है। उसके बाद मैंने इसको ई डॉट ds का डॉट प्रोडक्ट लिखा है। तो अगर मुझे पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो मैं इसके लिए इंटीग्रेशन किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इंटीग्रेट किया, यहाँ भी इंटीग्रेशन, तो ये पूरा फाई ई आ गया मेरे पास, सम आ गया फाई ई का, तो मैंने डी हटा दिया यहाँ से और राइट साइड में इंटीग्रेशन कर दिया किसका, ई डॉट ds, ये किया ना, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, सम किया। तो यहाँ इंटीग्रेशन जब डाला तो देखो यहाँ एक
सर्कल और नीचे एस भी डिनोट किया मैंने। बेसिकली इट इज डिनोटिंग कि ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, सरफेस क्लोज है। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे सरफेस पड़ा है जो सरफेस, इट इज अ क्लोज सरफेस। ठीक है, कोई भी सरफेस हो, कुछ भी शेप हो, ये तो खैर थोड़ा ओवल सर्कुलर लग रहा है, बट कुछ भी शेप हो पर सरफेस क्लोज होना चाहिए, राइट। तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन जो है ओवर अ क्लोज सर्फेसेस विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फॉर एनी सरफेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड, जो कुछ चीजें हैं। एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें पता है कि यार डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी होगी, ये तो ठीक है बात, पर इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो यार कभी सुना है नंबर को? कोई नंबर है, मैं कहूँ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 4 कर रही हैं, 5 कर रही हैं, तो वो कोई वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है क्या? उसकी क्या डायरेक्शन होगी? मतलब नंबर की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। तो वैसे भी कह सकते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर देखो ई डॉट डी एस को हम और क्या बोलते हैं? ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल। इट इज डिफाइंड एज द, ये सरफेस इंटीग्रल का मतलब ये है, इट इज डिफाइंड एज अ सरफेस का इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस एस। ठीक है, जो मैंने यहां लिखा है क्लोज सरफेस एस के लिए ई डॉट डी एस जो क्वांटिटी होगी हम इसको ऐसे बोलेंगे। और ऐसे यूनिट इसके जो होते हैं वो हैं न्यूटन पर कूलम। तो देखो ई के हो गए, और मीटर स्क्वायर मतलब एरिया है सिंस, तो मीटर स्क्वायर इसके यूनिट्स होंगे। तो ये था ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी से जुड़ा हुआ ही बेसिकली टॉपिक है गॉस थ्योरम भी। बट आई गेस मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही करते हैं। गॉस लॉ जो है वो खुद में एक बड़ा सा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको करें तो अच्छा होगा। तो इससे से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट समझने में हो तो प्लीज़ डेफिनेटली ज़रूर बताना मुझे। और अगर तुम्हें लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो एटलीस्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि आई टू गेट अ मोटिवेशन यार, कि मुझे भी थोड़ा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो आप लोग का सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। तो अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछ लेना।